नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और इसके साथ ही बात भारत के डिफेंस सेक्टर की करेंगे। डिफेंस सेक्टर कैसे भारत का दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, रणनीतिक लिहाज से भारत का डिफेंस कितना मजबूत हो रहा है, और आज उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं। हम पॉडकास्ट करने वाले हैं और हमारे साथ रिटायर्ड कॉमोडोर हेमंत खत्री मौजूद हैं। हेमंत खत्री साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप सीएमडी हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि एचएसएल के, और इन्हीं के नेतृत्व में एचएसएल ने वो कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ कुछ ही गिने चुने देश कर पाए हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस निस्तार होगा और एचएसएल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देती हूं, और बधाई देने के साथ साथ एचएसएल ने आपकी लीडरशिप में आईएनएस निस्तार जैसा एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय नौसेना को एक ताकत दी है। तो ये मुझे बताइए कि खुद डीएसवी आप लोग बनाते हैं और इसके साथ ही एक ऐसे क्लब में भारत को आपने शामिल किया है जिसमें कुछ गिने चुने देश ही हैं। तो सबसे पहले तो इस उपलब्धि पर आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? सबसे पहले तो पूर्णिमा जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा हमें बधाई देने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और साथ ही साथ मैं भारत 24 का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया जिससे पीएसयू अपनी बात कह सके और पीएसयू के प्रति देशवासियों का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पीएसयूज थोड़ा बैकग्राउंड में रहते हैं फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका है जब आना चाहिए सामने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने निस्तार के बारे में कहा, निस्तार हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हिंदुस्तान शिपयार्ड के लिए और देश के लिए भी। तो हम इसको दो पहलू में देखते हैं। पहले हम देश की बात करते हैं। आपने जैसा कहा कि यस, इसके साथ अब इंडियन नेवी या भारत एक एलिट ग्रुप के अंदर आ गया है। वो इसलिए कि इस तरह का शिप, डाइविंग सपोर्ट वेसल, जो डीप सी सबमर्जेंस व्हीकल जिसमें है, जिसमें मून पूल सिस्टम है, जिसमें डाइविंग के ऐसे इक्विपमेंट हैं जिससे हमारे डाइवर्स 350 मीटर्स तक जाकर के सबमरीन क्रू को रेस्क्यू कर सकते हैं। हमारे डाइवर्स उससे भी नीचे 500 मीटर्स तक जा सकते हैं सर्वे के लिए। हमारे इक्विपमेंट, हमारे रोबोट्स, आरओवीज 1000 मीटर्स तक जा सकते हैं फॉर रिपेयरिंग से सबसी केबल, फॉर आइडेंटिफाइंग समथिंग, लोकेटिंग समथिंग। तो इस तरह से बहुत सारे मिशंस हैं जो नेवी ने सोचे हुए हैं और हम काफ़ी टाइम से करना चाहते थे, लेकिन ये शिप हमारे पास नहीं था। तो ये शिप जो है आज 4 देशों के पास है और हिंदुस्तान अब जो है वो 5वां शिपयार्ड हो गया है। और ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि हिंदुस्तान के लिए जहाज हिंदुस्तान शिपयार्ड ने बनाया है। बाकी सारे शिपयार्ड्स में एक हम ही हैं जिसका नाम देश के नाम पर है, और मुझे इसके लिए बहुत फ़ख्र होता है और मेरे सभी कर्मचारियों और एम्प्लॉयज़ को फ़ख्र है। तो ये रही देश की बात। जहाँ तक निस्तार की बात है कि ये एक यूनिक उपलब्धि है और इससे इंडियन नेवी को बहुत समय से इंतज़ार था, और ऐसे 2 जहाज़ बन रहे हैं। एक ईस्टर्न फ्लीट के पास रहेगा जो कि विशाखापट्टनम बेस्ड है, और दूसरा वेस्टर्न फ्लीट के साथ रहेगा। अब अगर इसको हम हिंदुस्तान शिपयार्ड की नज़र से देखें तो यहाँ के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो इसलिए है कि ये 32 साल बाद मौका है जब हिंदुस्तान शिपयार्ड ने एक नौसैनिक पोत, एक वॉरशिप इंडियन नेवी को दिया है। लास्ट हमने दिया था 1993 में, और वो भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। वो एक ओपीवी था, ऑफशोर प्लेटफॉर्म वेसल, जो कोरियन डिज़ाइन, कोरियन टेक्नोलॉजी और कोरियन सुपरविजन के अंदर बना था। ये 3 जहाज़ कोरिया में बने थे और उसके बाद 4 जहाज़ हिंदुस्तान शिपयार्ड बने थे। इक्विपमेंट वहाँ से आए थे, हमने असेंबल करके जहाज़ बनाया। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में थे या किसी वजह से हमें कुछ नौसैनिक जहाज़ बनाने का ऑर्डर नहीं मिला। हमारे स्किल सेट डिप्लीट हो गए, एक जनरेशन बदल गई। 33 साल में एक जनरेशन बदल जाती है। मुझे बहुत खुशी है कि देश ने, और सबसे ज़्यादा देश की भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड पे विश्वास किया। जब हम L1 बने इस टेंडर में तो उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया, भरोसा किया कि एक शिपयार्ड जो एक टगबोट बनाता था 300 टन की या 500 टन के एक इंश्योर पेट्रोल वेसल बना रहा था, उसको जिम्मेदारी दी गई एक 10,000 टन के कॉम्प्लेक्स शिप के बनाने की।
सो फॉर अस इट इज़ ए बिग जंप। मतलब एक कोई छोटा सा काम करके अगर कोई खिलाड़ी जैसे जो गांव में क्रिकेट खेलता हो और उसको अगर इंटरनेशनल फोरम में जाने का मौका मिले और वो जीत के आए, हमारे लिए जीत ये कामयाबी इतनी बड़ी उपलब्धि है। मतलब आपको मौका मिला और आपने करके दिखा दिया। जी हाँ, इसके साथ हमारे एम्प्लॉयज़ ने अनाउंस किया है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड इज देयर नाउ, इट इज़ इन द फोर फ्रंट, इट्स ए न्यू HSL एंड वी आर रेडी टू सर्व द नेशन। बिल्कुल, और आपने क्योंकि अपनी एक जर्नी का भी जिक्र किया, ज़रूर मैं उस जर्नी के बारे में भी आपसे बात करूंगी कि किस तरीके से आप करना तो हमेशा से चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला, संसाधन नहीं थे। उस पर मैं आगे आने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि HSL को, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को जो मिनी रत्न का दर्जा है उसको मिलने का प्रोसेस अब आपने बहुत तेज़ कर दिया है, लेकिन इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा बिहाइंड द सीन्स, ऐसा बहुत कुछ रहा होगा जो अगर आप साझा करना चाहें कि कैसे आप इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे और इस दर्जे तक आप कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की। अगर कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो हमें सबसे पहले नंबर्स पे नज़र डालनी होगी, बिकॉज आंकड़े झूठ नहीं बोलते और वो एक क्वांटिफाइड मेजरेबल आइटम है। तो 2021 जो मेरी फर्स्ट बैलेंस शीट बनी उस समय हमने 85 करोड़ का लॉस उठाया। कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव थी, 595 करोड़ माइनस, और हमारा टर्नओवर इनकम सिर्फ 490 करोड़ थी। और मार्च 25 सिर्फ 4 सालों में जो बैलेंस शीट हमारी आई उसमें हमारी नेगेटिव जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव से होकर पॉजिटिव 284 करोड़ हो गया। और इन 4 सालों में हमारा टर्नओवर 480 करोड़ से बढ़कर के 1783 करोड़ हो गया, विच इज़ मोर देन 4 टाइम्स। और जो नेगेटिव नेटवर्थ थी जो 595 करोड़ थी वो 493 करोड़ हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा जंप रहा जो कि साबित करता है कि कंपनी रियली ट्रांसफॉर्म हुई है, और विदाउट एनी गवर्नमेंट एड, विदाउट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट, विदाउट एनी रीस्ट्रक्चरिंग फंड्स। तो उसके बिना ये कर दिखाया है। इसमें योगदान तो मैं कहूँगा सभी का है, हमारे एम्प्लॉयज़ का है, हमारी सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जिन्होंने हमें कदम कदम पे सपोर्ट किया। जो चैलेंजेस हमारी सीमा से बाहर थे उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और सपोर्ट किया। हमें एक ऑर्डर दिया जो फ्लीट सपोर्ट शिप बनाने का, उन्होंने भरोसा किया, वो ऑर्डर हमारे पास आया, और उसके बाद लक, किस्मत और सही समय बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और मेहनत जी हाँ, मेहनत उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी सब चीज़ें एक साथ मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि तब एक कमाल हो पाता है। लेकिन क्योंकि हम INS निस्तार के बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं, और आने वाले समय में INS निपुर, ये दोनों ही डीप सी व्हीकल हैं। ये प्रोजेक्ट भारत और भारतीय नौसेना के लिए आप कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं? अगर मैं सामरिक और रणनीतिक लिहाज से इनकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहूँ तो ये कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इनकी ज़रूरत 10 साल से ज़्यादा से महसूस की जा रही थी, और इनफैक्ट जो एक इक्विपमेंट है जो लाइफ सेविंग है, जिसको हम DSR भी बोलते हैं, डीप सबवर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, DSRV, ये इक्विपमेंट नेवी ने लिया अपनी नीड पूरी करने के लिए। और चूंकि कोई जहाज़ नहीं था इसलिए इसको इंस्टॉल किया उन्होंने एक कॉमर्शियल वेसल के ऊपर, यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एक शिप लिया, उसको मॉडिफाई किया और उसके ऊपर उसको इंस्टॉल किया उसके क्वार्टर डेक पे, पिछले हिस्से पे अगर हम इस पिक्चर में देखें तो रियर साइड के ऊपर, वहाँ पर उसको इंस्टॉल किया गया। और उससे नेवी, भारतीय नौसेना पिछले 5-6 साल से काम चला रही थी। तो जहाज़ की ज़रूरत बहुत टाइम से थी। अब जब ये आ गया है तो ये दोनों DSRV ये हमारे DSV के ऊपर आएंगे, निस्तार और निपुण के ऊपर। इसके आने से हमारी सबमरीन रेस्क्यू कैपेसिटी बढ़ गई, क्रू सेविंग कैपेबिलिटी बढ़ गई, डाइवर्स की रीच बहुत एक्सटेंड हो गई, और हम इसके आने से इंडियन ओशन में एक तरह की नेवल पावर में हमारा रोल ज़्यादा बढ़ गया। और हम इंडियन नेवी के साथ साथ भारतीय नौसेना अब फ्रेंडली कंट्रीज़ को भी ये फैसिलिटी मुहैया करा सकती है, उनकी भी मदद में ये जहाज़ भेज सकती है।
प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की हमेशा से बात की है और डिफेंस सेक्टर में हमने आत्मनिर्भर भारत होते हुए देखा। ऑपरेशन सिंदूर में जीती जागती मिसाल उसकी हमें देखने को मिली है। लेकिन स्वदेशीकरण की दिशा में अगर मैं INS निस्तार को जोड़ूं तो इसे आप कितना बड़ा स्टेप मानते हैं? इस प्रोजेक्ट में कितने इंडिजिनस कंटेंट हैं और दूसरा और कितनी कंपनीज इसमें शामिल रही इसको तैयार करने में? ये बहुत सही सवाल है इन द सेंस कि अब हम बता सकते हैं कि बिहाइंड द सीन कितने लोगों ने काम किया। ये उपलब्धि महज हिंदुस्तान शिपयार्ड की या इंडियन नेवी की नहीं है, ये उपलब्धि देश की है। इस जहाज़ को बनाने में जो इक्विपमेंट्स आए वो तकरीबन सारे देश प्रांतों से आए। तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ से नहीं हो। यहाँ तक कि इसको जब ड्राई डॉक में था तो लकड़ी जो यूज़ की गई, जैसा मैंने कमिश्निंग के टाइम भी कहा था, वो आसाम से आई। तो ये संपूर्ण भारत का समीकरण मिश्रण है जिससे ये जहाज़ रेडी हुआ है। तो भारत की जीती जागती भारतीय एकता की, भारतीय मेहनत, भारतीय MSMEs के श्रम की एक जीती जागती मिसाल है। इस जहाज़ को बनने में तकरीबन 120 से ज़्यादा MSMEs का रोल है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उन्होंने जो इक्विपमेंट बनाए उसके नीचे जो उन्होंने सामान खरीदा उसमें तकरीबन और 400-500 MSMEs हो गए। तो इस तरह से पूरी एक सप्लाई चेन है, पूरा एक MSME सेक्टर है। बहुत सारे लेबर फोर्स, इंटेलेक्चुअल फोर्स इसमें लगी बनाने में, जिन्होंने इस 10,000 टन के जहाज़ को ये रूपरेखा दी, ये पावर दी। जहाँ तक इंडिजिनस कंटेंट का सवाल है, अगर हम पूरा देखें तो 80% जो है ये इंडिजिनस कंटेंट से बना हुआ है। जो इसका मेन इक्विपमेंट है, जो कि डाइविंग इक्विपमेंट है, जो इसकी लाइफलाइन है, जो इसकी मिशन रोल वर्दी पूरी करता है, वो साउथ अफ्रीकन कंपनीज है, यूनिक हाइड्रा। लेकिन उनके साथ भी हमारी कंडीशंस ये थी कि आप मेक इन इंडिया लाएंगे। तो 50% मेक इन इंडिया उन्होंने यहाँ पर लाए और इस जहाज़ में जो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है उसका भी 50% जो है वो मेक इन इंडिया है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, INS ध्रुव और INS निस्तार, अगर HSL अब इस तरीके के जहाज़ बना रहा है जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, ये स्ट्रैटेजिकली, मैंने इससे पहले भी ये सवाल पूछा था निपुण को लेकर भी, कि स्ट्रैटेजिकली कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये ताकत समंदर में दिखती है जो आपकी लीडरशिप में तैयार हुई है, तो ये स्ट्रैटेजिकली भारत को कितना मजबूती के साथ खड़ा करती है? वेल, ध्रुव का रोल काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है और हम लकी थे कि हमें ये मौका मिला। लेकिन ये चांस की बात थी कि उस समय हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ कैपेबिलिटी थी और भारत सरकार ने हमें पहली बार उनकी वो डिवीज़न जिसने जहाज़ बनवाया हम पे यकीन किया और हमें ऑर्डर दिया और हमारे साथ वो पूरे बनने के दौरान रहे और वो हिंदुस्तान शिपयार्ड में रहे और हमने मिलजुल कर ये जहाज़ बनाया। जहाँ तक निस्तार का सवाल है, निपुण का सवाल है, ये एक टेंडर था, कॉम्पिटिटिव टेंडर, जिसमें हम L1 बने। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि नेवी ने हम पे भरोसा किया और हमें रिजेक्ट नहीं किया टेक्निकल बिड में कि नहीं आपने ऐसा कोई जहाज़ पहले नहीं बनाया, इस तरह की बात नहीं हुई। तो उन्होंने जो भरोसा दिखाया उसका नतीजा ये है कि आज हम एक भरोसेमंद, कैपेबल शिपयार्ड बन के उभरे हैं सामने। और अब नेवी को भरोसा है कि कोई भी A स्टार कैटेगरी का जहाज़ जो हम बनाना चाहते हैं उसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड एक रोल प्ले कर सकता है, हम भी compete कर सकते हैं। और कंपटीशन का ज़माना है, तो जितनी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही वैल्यू फॉर मनी मिलेगी और उतना ही देश की प्रोग्रेस के लिए ये सक्सेसफुल रहेगा। तो मतलब HSL को मैं स्ट्रैटेजिक शिप बिल्डर कह सकती हूँ? देखिए, ये चांस की बात है और इससे हमें एक नुकसान भी है कि ये जो जहाज़ हमने बनाए हैं इनकी ज़्यादा, ये वॉल्यूम में ज़्यादा नहीं है, यानी कि कोई 10 ध्रुव नहीं बनवाएगा और कोई 10 निस्तार निपुण नहीं बनवाएगा। तो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर शिप बिल्डर चाहेगा कि उसको सीरीज प्रोडक्शन का मौका मिले, कि एक ऐसा जहाज़ जिसके 8, 10, 15 जहाज़ बन सके, तो हमारे लिए वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। शिप बिल्डिंग में जो एक पहला जहाज़ होता है वो प्रोटोटाइप होता है। कॉमर्शियल सेक्टर या कॉमर्शियल प्रोडक्ट में पहले प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप बोलते हैं, जो सैंपल होता है, जो सिर्फ एग्जामिन किया जाता है, ठीक निकला उसको डिस्कार्ड करके फिर मास प्रोडक्शन शुरू होता है। तो वो एक टेस्ट केस होता है। शिप बिल्डिंग में पहला जहाज भी प्रोटोटाइप होते हुए भी टेस्ट केस नहीं है। तो कॉमर्शियल एंगल से देखें तो फर्स्ट प्रोडक्ट में लॉस होता ही है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट है,
कंकरेंट डिज़ाइन, कंकरेंट डेवलपमेंट, और बनते बनते कई चीज़ें बदलती रहती हैं। यूज़र भी स्पेसिफिकेशन धीरे धीरे बदलता रहता है, आइडियाज़ कई आते रहते हैं, एक कंसेप्ट से आप रियलिटी पे जा रहे हो, चीज़ें बदलती हैं, और इसकी वजह से टाइम भी लगता है, डिज़ाइन चेंजेस भी बहुत आते हैं, रीडिज़ाइन, रीडेवलपमेंट, रीवर्क, रीएवैल्यूएशन होता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है और कॉस्ट भी उससे बढ़ती है। तो सीरीज प्रोडक्शन में फिर जो है ना, हमारा डिज़ाइन फ्रोज़न हो जाता है, सप्लाई चेन फ्रोज़न हो जाती है, पता है करना क्या है, तो फटाफट जहाज निकलते हैं। तो उस लिहाज से आई वुड नॉट लाइक टू कैटेगराइज HSL एज ए स्ट्रेटेजिक शिप बिल्डर, बट येस, वी आर वन ऑफ द शिप बिल्डर एंड वी आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ शिप। अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि आपने अपनी जर्नी का भी जिक्र किया था, और जैसा कि मैंने भी कहा कि आपको मौका मिला तो आपने उसको करके दिखाया। अपॉर्चुनिटी कहते हैं जब मिलती है तो आदमी के अंदर एक हिम्मत और बढ़ती है करके दिखाने की। लेकिन उसी फाइनेंशियल हिस्ट्री पर मैं जाती हूँ जिसके नंबर्स थोड़ी देर पहले आपने दिए थे और वो नेगेटिव में थे। किस तरीके के रिफॉर्म्स लास्ट 40 ईयर्स, ऐसे क्या रिफॉर्म्स, ऐसे क्या बदलाव, या टीम के अंदर ऐसा क्या बदला आपने कि आज आप वहाँ हैं जहाँ पर आपको होना चाहिए था? देखिए, इसका श्रेय तो सभी पे जाता है। मैं तो अपने आप को सिर्फ एक प्रथम सेवक मानता हूँ अपनी कंपनी का। लीडरशिप का रोल है, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक बदलने की बात है, देखिए, पहले हम, ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने कोशिश नहीं की। मेरे से पहले जितने CMDs थे, सब ने अपना अपना रोल अदा किया और कुछ करने की और शिपयार्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जिस शिपयार्ड में बिजनेस नहीं हो, ऑर्डर्स नहीं हो, तो हाउ डू यू अर्न, हाउ डू यू पे? रनिंग कॉस्ट तो है ही है। हमें जब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लिया गया, 2007 में हमें बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑर्डर्स मिलेंगे नॉमिनेशन बेसिस पे, इसलिए आप कमर्शियल ऑर्डर मत लीजिए। उस समय कमर्शियल सेक्टर बूम पे था। 2007 में जो हमने बैन किया, हमें बैन किया गया कमर्शियल ऑर्डर लेने से, वो 2017 पे वो बैन उठा है। 10 years वी डिडंट टेक ऑर्डर्स। अनफॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कोई भी बिग टिकट ऑर्डर्स हमें नहीं मिले। जो मिले वो छोटे मोटे टक्के थे, 200, 300, 400 करोड़ के, जिनसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री और 2000, 3000 की मैन पावर को सस्टेन करना मुश्किल है। तो ये रीज़न थे जो हम नुकसान में जाते रहे। लेकिन 2016 में 2011 पे अगर जाएं तो ध्रुव हमें मिला, जो कि नॉमिनेशन पे मिला। तो उस समय के CMD ने कोशिश की, ऑर्डर आया और सस्टेन किया, हमने उसको बनाया, जो कि उस समय एक तारीफ़ काबिल काम था, जिसको 2020 में डिलीवर मैंने किया। 2016 में CMD आए, उन्होंने कुछ रिफॉर्म शुरू किए, जहाज शिपयार्ड को एक नई एक नया डायरेक्शन दिया, प्राइड, क्लीन शिप, ग्रीन शिप, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन वर्क कल्चर, इनकी बुनियाद डाली। कई चीज़ें ऐसी डाली जिससे कि शिपयार्ड की पहचान हो सके। मैं उस समय डायरेक्टर था कंपनी में 2017 में। 2020 में मैंने टेक ओवर किया। जैसे मैंने बताया कि हम फिर भी नेगेटिव में थे, हमारे पास सस्टेन करने के लिए नहीं था, और हम बुरी हालत में थे। तो ये था कि देखो, एक ना जब वी मेट का डायलॉग है शाहिद कपूर का, कि दोस्तों जितना नीचे हम जा सकते थे ना, अब चले गए, अब हमें ऊपर उठना है, अब जो होगा वो ऊपर की तरफ ही होगा, मुड़ के नहीं देखना है। ठान लिया था कि कुछ करके दिखाना है, अपनी फिक्र नहीं थी, और ये था कि कुछ साबित करना है। जहाज तो बने, लेकिन मेरा एक मोटो था कि कंपनी में नई जान फूंकना है। अगर आप पूछे कि मेरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि मैंने कंपनी में 300 लीडर्स प्रोड्यूस किए हैं। वो एम्प्लॉइज, वो यूथ, वो हमारे जो ऑफिसर्स कैडर थे, जो डरते थे काम करने में कि विजिलेंस का डर है, हम कुछ कर नहीं सकते, कोई सवाल खड़ा हो जाएगा, ऑडिट का डर है, कोई पूछेगा, बॉसेस पूछेंगे तुमने ये क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, और जिनको पता था कि बिना किए भी तनख्वाह मिलेगी, वो क्यों रिस्क लेगा। कोई भी बड़ा काम मैडम बिना रिस्क के नहीं होता। डर को जीत के ही आप कुछ हासिल कर सकते हो। मैंने उनको डर से जीतना सिखाया है, और उस लिहाज से मैं आगे रहा हूँ। जो भी रिस्क रही है वो मेरे कंधे पर रही है। मेरा पहले सेंटेंस था कि मैं तुम पे 100% भरोसा करता हूँ और मेरे साथ जुड़ो। टीम में एक क्रेडिबिलिटी लाई गई, एक विश्वास जगाया गया। अब लोगों ने जुड़ना शुरू किया, एक दूसरे पे भरोसा हुआ, हम आगे बढ़े, और उसके साथ एक कारवां जुड़ता चला गया।
आज ये सिचुएशन है कि हमारे ऑफिसर जो शिपयार्ड से बाहर नहीं जाते थे, अब वो फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं। अब ट्रेनिंग बहुत हो रही है, एक्सपोजर बहुत मिल रहा है, हमारे विमेन ऑफिसर्स को अवार्ड मिल रहे हैं, वो जाके इंडियन पोर्ट एसोसिएशन में प्रेजेंटेशन दे रही हैं, वो जाकर के अलग जगह कंपनीज को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को प्रेजेंटेशन दे रही हैं, अपना केस प्रेजेंट कर रही हैं, बिजनेस डेवलप कर रही हैं। हमारे ऑफिसर्स, हमारे इंजीनियर्स सब जगह जा रहे हैं। तो जो एक कॉन्फिडेंस जगह है, ये जो ना 4 Ds है, डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड फोर्थ इज डेडिकेशन। ये सब अब हमारे डीएनए में आ गया है। जहाँ तक रिफॉर्म्स का सवाल है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का सवाल है, हमने हर रास्ता बदलने की कोशिश की है। बदलो पुराने रास्ते, हर जगह वैल्यू ऐड करने की कोशिश की गई है। आप उसको परचेज बोले, फाइनेंस बोले, कॉमर्शियल बोले, एचआर बोले, शिप बिल्डिंग बोले, वेल्डिंग बोले, क्वालिटी बोले, हर एरिया में हम रिफॉर्म करते चले गए हैं। मतलब एक मोटो था कि रिफॉर्म करना है, हर इंडिविजुअल को टारगेट दिया गया और उसको प्रोत्साहित किया गया कि करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या होगा। ऐसा नहीं है कि नज़र नहीं लगी, बहुत सारी इंक्वायरीज आई, बहुत सवाल उठाए गए, लेकिन आपकी अगर नीयत साफ हो, नीति साफ हो और आप देश के लिए कुछ करना चाहें, तो मेरा विश्वास है कि कई नेक दिल लोग जो साथ में बैठे होते हैं, मौका ढूंढ रहे होते हैं, वो आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपका हाथ पकड़ के चले जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। बहुत लोगों का योगदान रहा है, बहुत लोग जुड़ते चले गए, बहुत लोग हमारी इंस्पिरेशन बने और कारवां चल पड़ा और बस ये हो गया। बिल्कुल। और आपने क्योंकि कई ऐसी लाइंस का जिक्र किया, तो आपकी पूरी ये कहानी सुन के, जो आपकी पूरी जर्नी रही, इसको सुनकर मुझे भी बस इतना ही याद आया कि कहते हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह, क्या तो बात आपने कही है। उसकी कोशिश की और वो कोशिश करते करते भी आप आगे बढ़े। लेकिन सर, अब टेक्नोलॉजी बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, हम एआई, रोबोटिक्स, इन तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है। तो ऐसे में एचएसएल भी क्या शिप बिल्डिंग में इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड कर रहा है? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा आपने पूर्णिमा जी, क्योंकि मैं इसका आंसर सिर्फ एचएसएल के उद्देश्य से नहीं देना चाहूँगा, मैं देना चाहूँगा पूरे पीएसयू या डिफेंस पीएसयूज़ की तरफ से। बहुत सारे डेवलपमेंट्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ हम टच में हैं, बहुत सारे एमओयूज़ और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हर डीपीएसयू साइन कर रहा है। हम 16 डीपीएसयू हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जिनके लीडर सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन है श्री संजीव कुमार जी आईएएस, और रक्षा मंत्री जी का तो ये नारा है कि दिस इज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स आपको हर सेक्टर में लाने हैं। टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म। तो इस मुद्दे के ऊपर, इस मिशन के ऊपर हम चल पड़े हैं और हर महीने हमारा रिव्यू होता है, हमारी मीटिंग्स होती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जिसमें सेक्रेटरी साहब जायज़ा लेते हैं कि हर शिपयार्ड ने क्या किया है, हर डीपीएसयू ने क्या किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन रिव्यूज से कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ डेटा एक्सचेंज की वजह से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर शिपयार्ड में देखा जाए तो चारों डीपीएसयू क्या कर रहे हैं, किस किस प्रोग्रेस हो रही है, वो सब एक्सचेंज हो रहा है। वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, वी आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील, we are moving together, there is no competition, we are collaborating in this area because this is the need of the hour. So in all these area, technology upgrade, modernization of shipyard, AI, industry 4.0, robotics induction, हम सब साथ साथ हैं। कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां हम जुड़ के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नारा है, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा टारगेट है। हमें ईयरली टारगेट्स प्रूव करने हैं और हम सब मिलकर साथ चल रहे हैं। काफ़ी सारी अदर इंडस्ट्रीज, बीएमएल की प्रोग्रेस देखिए आप, बेल की देखिए, एचएल की देखिए, और जो 7 नए ज्वेल्स उभर के आए हैं, जो XOFB डीपीएसयूज बने हैं, वो सब जुड़े हुए हैं इस काम में। So I think it has become a mission where all 16 of us are united and as a team we are progressing. बिल्कुल, एज अ टीम यू आर प्रोग्रेसिंग, और आपकी टीम की बदौलत देश भी मजबूत हो रहा है। और कुछ उदाहरण आपने दिए ही हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में सर ग्रीन मरीन टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। ख़ास तौर से मैं एचएसएल को लेकर बात करना चाहूँगी कि एचएसएल क्या इन्हें बनाने के लिए तैयार है, और ख़ास तौर पे 2 टेक्नोलॉजी जिसमें ग्रीन टग और हाइड्रोजन पावर टग्स हैं, तो इसको भी एचएसएल बनाने के लिए कैसे बढ़ रहा है आगे और तैयार है क्या? जी हाँ, ये इसके ऊपर हम तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहे हैं, और
हमने कई एमओयूज या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किए हैं। हमने पूरा वर्ल्ड सर्वे किया है। हमने जहाँ पहुँच पाए वहाँ हमने अपने प्राइवेट टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के थ्रू हम पहुँचे हैं, और हमने ये देखा है कि कई कंट्रीज़ हमें बेचना चाहते हैं पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। और वो जानते हैं टेक्नोलॉजी उनकी पावर है। बेचने से क्या है कि आप हमेशा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। अब न्यू टेक्नोलॉजी आप अगर मुझसे पूछें कि आप क्यों नहीं रिसर्च करते, आप कर दीजिए। टेक्नोलॉजी के रिसर्च में टाइम लगता है और पैसा लगता है। यू हैव टू इन्वेस्ट ए लॉट, और वो इन्वेस्टमेंट का ROI होना चाहिए, आपको वो मिलना चाहिए। तो ये एक बात है। दूसरी बात कि R&D वॉज नेवर ए कल्चर इन अवर कंट्री। मैं खुद IIT से पास आउट हूँ, मतलब आई हैव डन माई मास्टर्स देयर इन IIT पवई। मुझे याद है उस ज़माने में कितने पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में हमारे पब्लिश होते थे। आप देखिए आज से 6 साल पहले के नंबर्स देखे, हमारे कितने पेटेंट थे। जस्ट टू ऐड ऑन सर, बल्कि R&D पर बजट का एक एलोकेशन पिछले कुछ सालों में शायद थोड़ा सा बढ़ा है, उससे पहले तक इट वाज वेरी लिमिटेड। सरकार रास्ता दिखा रही है, सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार इन्वेस्ट भी कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्री को करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट ऑल, दैट इज़ जस्ट ए फ्रैक्शन, दैट इज़ जस्ट ए सपोर्ट। हम सबको बोला गया है, हम सबके लिए टारगेट रखे गए हैं कि हम एज ए DPSU इन्वेस्ट करें, और हमारे टारगेट चूँकि शिप बिल्डिंग इज़ नॉट ए R&D एरिया, क्योंकि हम इक्विपमेंट सारे परचेज करके इंटीग्रेट करके जहाज बनाते हैं। हमारे इसमें जो अगर आप R&D देखें तो सिर्फ डिज़ाइन है, रेस्ट इज़ ऑल प्रोक्योरमेंट एंड इंटीग्रेशन। तो बाकी जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है R&D उनका है, और उनको जो टारगेट दिए गए हैं अगर हम देखा जाए तो वो 3, 4, 5 से 6% तक के हैं, विच इज़ ए ह्यूज अमाउंट विच इज़ टू बी इन्वेस्टेड। बट प्राइवेट इंडस्ट्री हैव टू स्टार्ट अप, दे आल्सो हैव टू इन्वेस्ट 1, 2, 3%, तो उससे R&D बढ़ेगी। लेकिन R&D में टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, एंड देर इज अ रिस्क ऑफ फेल्योर्स। यू हैव टू एक्सेप्ट फेल्योर्स, इट टेक्स टाइम। एवरी टाइम यू डोंट सक्सीड, लाइक थॉमस एडिसन का फेमस स्टेटमेंट कि आई डिड नॉट फेल 990 टाइम्स, आई लर्नड हाउ नॉट टू मेक ए बल्ब 990 टाइम्स। सो ये एक माइंडसेट, ये इकोसिस्टम इसको एब्जॉर्व करे। अभी लकीली हम पिछले कई सालों में 5, 6, 7 सालों में इस तरह चल पड़े हैं। इंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेजमेंट दिया जा रहा है, स्टार्टअप को इंकरेजमेंट दिया जा रहा है। सो मेनी स्टार्टअप्स दैट कंट्री हैज सीन in last 5 to 6 years, they had not seen in last 50 years. MSME support as well. MSME support as well. ये सब पहले कहाँ था? कुछ भी नहीं था, लेकिन बाकी कंट्रीज ने किया है। तो अब भारत चल पड़ा है, भारत जाग उठा है, अब ये नेशनल ड्राइव है। इसलिए आप देखिए कि कई IIT पास आउट्स जो पहले हमेशा फॉरेन भागते थे, वो अब स्टार्टअप्स में कूद रहे हैं। आई मीन आप देयर आर मेनी, आई मीन अर्बन कंट्री देख लीजिए, क्या सेक्टर था, क्या आइडिया था, लेकिन कहाँ चल पड़ा है। तो कई यूनिकॉर्न्स निकल के आए। आज ड्रोन के एरिया में देखिए, ड्रोन फील्ड में कितने स्टार्टअप्स आगे बढ़ गए हैं। तो अब जो है ना, यूथ जाग गया है, वो एक मिशन देख रहा है, वो एम्बिशन देख रहा है, वो मार्केट भी देख रहा है, वो ज़रूरत भी देख रहा है। तो इसलिए सभी चल पड़े हैं। मुझे लगता है कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा आगे बढ़ना है। वी आर लेट स्टार्टर्स, बट वी आर ए मास स्टार्टर्स। पूरा मिशन चल पड़ा है, तो इसलिए आगे बढ़ गए हैं। वन स्मॉल एग्जाम्पल, पहले के स्कूल विजिट करते थे और बच्चों से पूछते, बच्चे क्या बनना चाहते हो? कहते थे डॉक्टर और इंजीनियर्स। कोई नहीं कहता था कि हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई नहीं कहना चाहता कि हम स्टार्टअप खड़ा करेंगे। आज देखिए आप क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, and country really is moving towards the vision of 2047. बिल्कुल, जब बाकी सारी कंट्रीज दौड़ रही थी तब हम अपनी कुछ चीज़ों में उलझे हुए थे, लेकिन जब से हमने वो दौड़ लगानी शुरू की, हम इतनी रफ्तार के साथ जा रहे हैं कि बाकी कंट्रीज भी देख रही हैं कि भारत आखिर कर क्या रहा है, एंड दे बो डाउन टू अस। उनको ये फील हो रहा है कि भारत अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहा है, और उसमें डेफिनेटली सरकार की लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं इसको INS निस्तार को देखती हूँ सर, तो इसके ठीक पीछे की तरफ एक 300 टन की गोलियन क्रेन मुझे नज़र आती है। ये मतलब है क्या, मुझे ज़रा समझाइए, व्हाट इज़ इट? गोलियत क्रेन इज़ ए क्रेन विच इज़ एन इन्वर्टेड सी। नॉर्मल क्रेन जो हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, शिप बिल्डिंग में या अदर सेक्टर्स में, उसमें हम एक उसका पिलर देखते हैं और उसके ऊपर एक एल शेप समझ लीजिए आप। तो वो एल शेप के ऊपर एंड में लोड होता है, वो थोड़ा घूमती भी है।
तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन से कोई भी आदमी अंदाज लगा सकता है कि लोड एल शेप के कोने पर है और वेट यहाँ जा रहा है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी में रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो वो क्रेन 25, 50, 75 टन्स की नॉर्मली होती हैं। लेकिन शिप बिल्डिंग अगर आपको जल्दी करना है और आपको बड़े बड़े जहाज बनाने हैं, जैसे 10,000 टन का ये जहाज है, अब 10,000 टन अगर हम 75 टन की कैपेसिटी उठा के बनाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो अगर हम इसको जल्दी बनाना है तो हमें दूसरी तरह की क्रेन चाहिए, जो गोलियत क्रेन है। ये ड्राई डॉक के ऊपर लगती है, ये इन्वर्टेड सी है, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन दो तरफ हो जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर हम ज़्यादा लोड ले सकते हैं। तो जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो 300 टन की है, लेकिन हिंदुस्तान में शिपयार्ड है जिन्होंने 600 टन की भी इस्टेब्लिश की है। कोचीन शिपयार्ड है, पिपावा है, जीआरएससी की भी शायद हायर कैपेसिटी की है, तो इससे जहाज जल्दी बन सकते हैं। ये है मेन मुद्दा। सर, इसके साथ वियतनाम और पोलैंड जैसे देश हैं जिनके साथ आप सबमरीन मेंटेनेंस जैसे रक्षा सहयोग को लेकर संकेत आपने भी दिए थे, तो और साथ ही आपके कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि बांग्लादेश और साथ ही वियतनाम में इस वक्त मौजूद हैं, तो ये किस तरीके का कोलैबोरेशन है एंड हाउ इज़ इट मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग एंड द कंट्री स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम? वेल, ये चीज़ भी आप देखें तो भारत के मूल सिद्धांत जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसकी लाइन पे चल पड़ी है। आपने जिन कंट्रीज़ का नाम लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड से कि यू हैव रियली डन लॉट ऑफ रिसर्च पूर्णिमा जी। आई थिंक यू आर आस्किंग वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। ये आम पब्लिक को शायद पता भी नहीं होंगे। हमारे पास जो सबमरीन्स है इनिशियली वो रशियन ओरिजिन है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम पहले रशियन डिफेंस इक्विपमेंट, आज भी सबसे ज़्यादा है, दे आर अवर रिलायबल पार्टनर्स फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। तो वही रशियन सबमरीन वियतनाम के पास भी है, वैसे ही रशियन सबमरीन पोलैंड के पास भी है। इंडिया ने पिछले 30-40 सालों में मेक इन इंडिया किया है और इन सबमरीन की मेंटेनेंस, इंडियन स्पेयर्स, इनकी टेक्नोलॉजी, इनके अपग्रेड अब हम खुद करने लग गए हैं। कुछ चीज़ों में हम रशियंस के हेल्प आज भी लेते हैं, पर काफ़ी कुछ खुद करने लग गए हैं। तो आज जब सिचुएशन बदल रही है तो हम इन कंट्रीज़ के पास कह रहे हैं कि हम तो कर ही रहे हैं अपना काम, अगर आपको भी ज़रूरत है तो हिंदुस्तान शिपयार्ड ये कर रहा है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो हम वियतनाम के सबमरीन्स भी रिपेयर कर सकते हैं, पोलैंड की सबमरीन उनके पास भी सेम है, तो हम वो सबमरीन्स रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज रशियन इक्विपमेंट के लिए वो नेटो कंट्रीज़ के पास तो नहीं जा सकते, तो हम वो कर सकते हैं, इसलिए हम इस बिज़नेस में अप्रोच कर रहे हैं। और अभी तो HSL के लिए आसमान बाकी है, तो मैं आने वाले 5 सालों की बात कर लेती हूँ कि 5 सालों को लेकर आपका फोकस एरिया या फिर आपकी प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं कैसी हैं? आसमान बाकी सिर्फ हिंदुस्तान शिपयार्ड के नहीं, मुझे लगता है सबके लिए है। और आज के ज़माने में जब विकसित भारत का सपना लेके हम चल रहे हैं और एक डेवलप्ड नेशन का हमारा ड्रीम है, और आप जैसे लोग जो देखेंगे 2047 को, और यूथ जो हमारी आज सबसे बड़ी पावर है वो 2047 को देखेंगे, तो सबके लिए स्काई इज़ द लिमिट। और वी फील सो प्राउड यूथ को देख करके, जिनकी आंखों में सपने हैं और उनको साकार करने का जोश और जुनून है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज डर नहीं है। विमेन पावर का कितना एम्पावरमेंट हो रहा है, किस किस सेक्टर में वो आगे बढ़ गई हैं। तो आई थिंक जब ये देखते हैं ना तो लगता है कि बात एक दो कंपनी, एक दो स्टेट या एक दो सेक्टर की नहीं है, देश जुड़ गया है। और जब इतना बड़ा मास मूवमेंट होता है ना, तो जो साइड में बैठे होते हैं वो भी कहते हैं गंगा नहा लो, वो भी जुड़ जाते हैं। और देखिए, सच के साथ, सही के साथ, मिशन के साथ अपने आप लोग जुड़ जाते हैं, तो वही हो रहा है। तो इसलिए हम आगे बढ़ चुके हैं, सपना सबके साथ है। जहाँ तक हिंदुस्तान शिपयार्ड की सवाल है, हमारे अपने सपने हैं। हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो है फ्लीट सपोर्ट शिप्स का, जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर है। 18,000 करोड़ का ऑर्डर है। पहला शिप हमने 2027 के एंड तक देना है, और वो शिप हम बना रहे हैं, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पे है, 2 डेक तक बन चुका है। तो हमारा टारगेट है कि उसको नेक्स्ट ईयर लॉन्च करें और उसको टाइम पे पूरा करें। जैसा कि मैंने कहा, पहले शिप के कुछ चैलेंजेस होते हैं, और ऑर्डर, इक्विपमेंट ऑर्डर करने के पहले भी जो स्पेसिफिकेशन चाहिए उनको फ्रीज करने में टाइम लग जाता है। तो अगर वो जहाज़ कुछ लेट हुआ इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, सप्लाई, रीडिज़ाइन, डेवलपमेंट की वजह से, तो बाकी सारे टाइम पे डिलीवर होंगे। तो इसकी वजह से हमारी स्ट्रेटजी है, हमने अपनी पार्टनरशिप के साथ भी हम बना रहे हैं, पार्टशिप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हम कर रहे हैं। तो करंटली 4 शिप एक साथ बन रहे हैं हमारे। हमारा पहला टारगेट है कि 27 में एक दें, 28, 29, 30 और 31, हर साल में वो एक शिप हम डिलीवर करते जाएं भारतीय नौसेना को। उसके अलावा हमारा टारगेट है कि
दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स डिफेंस के आ रहे हैं। एक है लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, वो बहुत बड़ा जहाज है, करीब आई मीन स्मॉलर देन एयरक्राफ्ट कैरियर। और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो फिक्स्ड विंग एरोप्लेन को लेके चलता है, ये 28-30 हेलीकॉप्टर को लेके चलता है। पर्पस और ऑब्जेक्टिव सेम है। आज की डेट में हमारा इंडिजिनस कोई भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉकशिप नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो हम बनाएं, और उसको बनाने की कैपेबिलिटी हमारे पास है, क्योंकि उसके लिए आपको 250 मीटर का ड्राई डॉक या स्लिपवे चाहिए। हमारे पास वो दोनों हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बनाएं। ये हमारा नेक्स्ट विजन है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए compete करेंगे। दूसरा MCMV माइन काउंटर मेजर डिफेंस का शिप आ रहा है इंडियन नेवी के लिए, हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये एक सेक्टर है। सेकंड हमारा फोकस है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के लिए जहाज बनाने का। मोदी जी का एक टारगेट है 2030 तक का कि इंडियन ओन्ड शिप्स शुड ग्रो, बिकॉज कॉमर्शियल बिजनेस मेरीन सेगमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज जितना सामान आ जा रहा है वो सब फॉरेन फ्लैगशिप से जा रहा है, तो विजन यह है कि बाय 2030 तक हमारे पास 5% शेयर इंडियन शिप बिल्डर्स का होना चाहिए, इंडियन ओन्ड शिप्स, इंडियन बिल्ड शिप्स होने चाहिए। तो उसमें हम काम करना चाहते हैं मैरीन शिप बिल्डिंग में। तीसरा सेक्टर जो है वो ऑयल एंड पेट्रोलियम सेक्टर का है। हम 1984 तक रिग्स बनाते थे, ऑयल के लिए ड्रिलिंग शिप्स बनाते थे। 84 के बाद जैसे स्लम्प हुआ, हमें अपने बिजनेस कम करने पड़े, हमें अपने एरियाज़ कम करना पड़ा। अब हम उस सेक्टर में जा रहे हैं, तो हम जैकअप ब्रेक्स, वेल प्लेटफॉर्म्स और इंडियन ऑयल इंडस्ट्री के लिए शिप्स बनाना चाहते हैं, एंड देयर आफ्टर मूव टू एक्सपोर्ट। और फोर्थ एरिया है कि इस साल के एंड तक ग्रीन शिप बिल का ऑर्डर हम हासिल करें, और हम पहला रिलायबल, रॉबस्ट, सस्टेनेबल, फायर प्रूफ इलेक्ट्रिक टग हम देश को दें विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड 50% मेक इन इंडिया। एंड सेकेंडली, हम पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ड्रिवन टग हम इंडिया में बनाएं। Lovely. आपकी सोच जो है वो बहुत बड़ी है और वो क्लियरली सर रिफ्लेक्ट भी होती है। लेकिन ये तो हो गई जो चीज़ आप कर रहे हैं और आप देश के लिए करना चाहते हैं। व्यक्तिगत सवाल एक आपसे पूछ लेती हूँ सर मैं, आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड और आपकी लीडरशिप जिस तरीके की है, आप अपनी सबसे बड़ी लेगेसी क्या मानते हैं? देखिए, अगर सबसे बड़े लीगे से पूछें तो वो यही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना काम करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। जहां हम क्रेडिट अपनी तरफ मोड़ते हैं ना, वहां दुनिया नहीं जुड़ती है आपके साथ। आप क्रेडिट दूसरों को दीजिए, सिंपल। लीडरशिप में और कुछ नहीं है। आप अपने लिए कुछ मत मांगिए, आप बस जुनून से लग जाइए, पैशन के साथ कि ये मुझे करना है। गारंटी है सक्सेस आपका है, इसमें कोई नहीं है। आप फेल होंगे तो लोग जुड़ जाएंगे। ऊपर वाला, मैंने कहा ना, मतलब करिश्मे से करिश्मे मैंने होते हुए देखे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ बदलता चला गया, क्योंकि हमने कहा हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। एक इंडस्ट्री 80 इयर्स की बंद होने के कगार पर है, देश का एसेट है, उसको जगाना है। 1000+ एम्प्लॉयज हैं, उनको एक एम देना है, विजन देना है। 3000 कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज हैं, उनकी रोजिका का सवाल है। इस उद्देश्य को लेके हम जुट गए। और देखिए, सब एक दूसरे की नियत पहचानते हैं। अगर आपकी नीति सही है, नियत सही है, आप आगे रख करके 24 घंटे काम करने को तैयार है, कौन नहीं जुड़ेगा आपके साथ? बस यही, और कुछ नहीं है। तो करते चले गए, और इसका श्रेय जो है वो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को दूंगा कि उन्होंने, मेरी कंपनी के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया कि सर ठीक है, आप करिए, हम आपके साथ हैं। ये भरोसा टीम को बनाता है और टीम जीतती है। बिल्कुल, एक प्रधानमंत्री का विजन है 2047, एक आपका विजन है, और उसके लिए वो बहुत बड़े नेता हैं, वो इस देश का इंस्पिरेशन है, वो 140 करोड़ की उम्मीद के साथ हैं, और अब तो मुझे लगता है कि आधे विश्व की उम्मीदें उनके साथ जुड़ गई हैं। तो आई थिंक उनके साथ किसी की भी तुलना, आई थिंक हम एक डॉट और धूल का कण भी नहीं है। लेकिन हाँ, इंस्पिरेशन जरूर हम हर कामयाब व्यक्ति से लेते हैं। आप देखिए, किसी ने याद जब हमारे पहला चंद्रयान मिशन फेल हुआ था, और मोदी जी ने क्या कहा था वहां जाकर के। बिल्कुल, और इसीलिए आपके विजन के लिए मैं आपको ज़रूर से शुभकामनाएं देती हूँ कि आप, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आप जो सोच रहे हैं वो आप करके दिखाएं, जो न सिर्फ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए बेहतरीन होगा, बल्कि देश के कंट्रीब्यूशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉमोडोर खत्री, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस कॉन्वर्सेशन।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, आपने और भारत 24 ने मौका दिया कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ की, अपनी कंपनी की और शायद अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की आवाज़ अपने देशवासियों तक पहुंचा सकूं और ये कह सकूं कि भरोसा करो, मौका दो, हम सब कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल, और ऐसे ही कुछ लोग हैं जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम से कदम बढ़ाते हुए चलते जा रहे हैं, और उन्हीं में से कॉमोडोर खत्री एक रहे जिन्होंने अपना विजन हमारे साथ साझा किया इस मंच पर। एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी बातचीत को अंत देते हुए, विराम देते हुए पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा, और